हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अगला टॉपिक है ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, उसे कंप्लीट कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं सभी यहाँ पे कवर करेंगे। पीटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, पूरा प्रोसेस जान के आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सिलेबस वाइज जितने भी शॉर्ट नोट वगैरह हैं टेस्ट और क्विज के साथ ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम की बात करें तो क्रम इसी तरह से याद रखना है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ब्रिटिश यानी अंग्रेज के बारे में, जिस तरह से ये भारत में फैले उसको पूरा कंप्लीट कवर करना है। बाकी थोड़ा ओवरव्यू जान लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए थे 1602 में, उसके बाद अंग्रेज आए थे 1608 में। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अंग्रेज भारत में आए थे ये 1608 में आए थे, लेकिन इनकी जो कंपनी बनी थी वो 1600 में ही बन गई थी। तो 8 साल बाद ये भारत में प्रवेश किए थे। उसके बाद अंग्रेजों के बाद डेन आए थे 1616 में, फिर फ्रांसीसी आए थे 1667 में। इनकी भी कंपनी जो है पहले बन चुकी थी 1664 में, लेकिन आए थे ये 1667 में। तो क्रम भारत में आने का यही है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। अब हमें यहाँ पे जो कंप्लीट कवर करना है, जो पूरा पढ़ना है वो है अंग्रेज यानी ब्रिटिश। और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पीटी के अलावा भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें अंग्रेजों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे आरओ का एग्जाम होगा या पीसीएस का, तो पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो बनी थी दिसंबर सन 1600 में। जब ये कंपनी बनी थी तब इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इतना बड़ा नाम था, बाद में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा नाम नहीं पूछा जाता है, ये पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। लेकिन पीटी के एग्जाम के लिए बस इतना याद रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। और जब ये कंपनी की स्थापना हुई उस टाइम पे 15 साल के लिए अधिकार पत्र प्राप्त था इसे, कि आप जाओ और पूर्वी एशियाई जो देश हैं भारत वगैरह, इंडोनेशिया, वहाँ पर व्यापार करो। तो ये सन 1600 में स्थापित हुई। अब भारत की बात करें तो भारत में जो इस कंपनी का पहला दूत आया था वो जेम्स प्रथम के टाइम पे आया था। जो उस टाइम पे सम्राट थे जेम्स प्रथम, उनके टाइम पे एक दूत आया था, ब्रिटिश दूत, जो कि उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। 1608 में ये आया था और जब ये पहुंचा तब यहाँ पे जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। तो जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस 1608 में। ये एक पत्र लेके आया था, जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया एक पत्र था जो कि अकबर के नाम लिखा गया था। लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए 1608 में जहांगीर के दरबार में पेश हुआ। जो हमने मुगल चैप्टर में पढ़ा है, पहले अकबर आए थे, उनका बेटा था जहांगीर। अब कैप्टन हॉकिंस जो था ये तुर्की भाषा और फारसी भाषा को बहुत अच्छे से जानता था। तो इसी भाषा में उसने दरबार में जो कांटेक्ट किया जहांगीर से, तो इसी भाषा में उसने अपनी बातें कही। तो इससे जहांगीर बहुत खुश हुआ था और उसको फिरंगी खां की उपाधि दी थी। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने ये उपाधि दी थी। आगे बात करेंगे यहाँ पे अंग्रेजों की पहली जो अस्थायी फैक्ट्री बनी थी भारत में वो मसूलीपट्टनम में बनी थी 1611 में। लेकिन ये स्थायी नहीं थी, याद रखिएगा, ये अस्थायी फैक्ट्री थी। अगर अस्थायी शब्द लिखा रहे तभी मसूलीपट्टनम लगाइएगा। उसके बाद 1611 के बाद एक युद्ध होता है। यहाँ पे जो कैप्टन हॉकिंस था स्थायी फैक्ट्री बनाने के लिए आया था, स्थायी फैक्ट्री की अनुमति प्राप्त करने के लिए आया था। लेकिन ये जो जहांगीर था ये उस टाइम पे पुर्तगालों को ज़्यादा मानता था। पुर्तगाली पहले आ चुके थे 1498 में और उनका अच्छे से वर्चस्व यहाँ पे स्थापित हो चुका था, इसलिए जहांगीर ने स्थायी फैक्ट्री बनाने की अनुमति अभी नहीं दी थी। तो एक अस्थायी फैक्ट्री बनी थी मसूलीपट्टनम में 1611 में। उसके बाद एक स्वालल्ली का युद्ध होता है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। ये जो पहले से थे यहाँ पर उनको हरा दिया अंग्रेजों ने 1612 में। इस युद्ध का क्या नाम है? स्वालल्ली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए 1612 में। इससे जहांगीर काफ़ी खुश हुआ, उसने सोचा कि कोई तो है जो पुर्तगालियों को हरा सकता है। तो अंग्रेजों को इसने स्थायी फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी थी जहांगीर ने। सूरत में बनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में बनी थी, याद रखिएगा। अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में बनी थी 1613 में। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब जहांगीर के दरबार में आने वाला जो अगला अंग्रेज दूत था वो था सर टॉमस रो। इससे पहले 1608 में हॉकिंस आ चुका था, 1615 में आता है सर टॉमस रो। इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, लेकिन इसको बहुत सारी अनुमति मिल गई, जैसे फोर्ट बनाने की अनुमति, दुर्ग बनाने की अनुमति, ये सब सर टॉमस रो को मिली। उसके बाद 1619 तक आते आते अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा और आगरा वगैरह में फैक्ट्री अंग्रेजों की स्थापित हो चुकी थी। तो अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस आया था और सर टॉमस रो आया था। हॉकिंस 1608 में आया था, टॉमस रो आया था 1615 में। आगे बात करते हैं।
1632 का ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1632 में क्या हुआ, तो अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान मिला था। तो पूछा जा सकता है गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान कब मिला था, 1632 में। इसमें 1500 पैगोडा वार्षिक के दाम पे, मतलब वार्षिक देने पे जो अंग्रेज़ देते थे गोलकुंडा के राजा को, और इसके बदले में उन्हें अंग्रेज़ों को पूरा फ्री एक्सेस मिल गया था। जितने भी बंदरगाह थे गोलकुंडा के अंतर्गत आते थे वहाँ पे वो फ्री में व्यापार कर सकते थे अंग्रेज़। तो केवल 500 पैगोडा के बदले पूरा फ्री में व्यापार करने को मिल गया। जितने भी बंदरगाह थे वहाँ तक इनकी पहुँच हो गई। आगे बात करते हैं। अब पूछा जा सकता है कि पूर्व में जो पहली फैक्ट्री बनी थी अंग्रेज़ों की वो कब बनी थी, तो 1633 में बनी थी। कहाँ बनी थी, उड़ीसा में बनी थी, बालासोर और हरिहरपुर में, दोनों उड़ीसा में स्थित है। 1633 में यहाँ पे फैक्ट्री बनी थी अंग्रेज़ों की। फिर आता है यहाँ पर फ्रांसिस डे, एक व्यक्ति था अंग्रेज फ्रांसिस डे। इसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया था। मद्रास को पट्टे में प्राप्त किया था। पूछा जा सकता है किससे प्राप्त किया था, तो चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया था मद्रास को 1639 में, 1639 में। अब यहीं पे एक किला बना था जो अंग्रेज़ों का पहला बड़ा एक फेमस किला है, जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे स्थित है, मद्रास में स्थित है। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि मद्रास की स्थापना किसने की थी, तो जिसको ये पट्टा मिला होगा चंद्रगिरी के राजा से, उसी ने इसकी स्थापना भी की थी मद्रास की। तो मतलब फ्रांसिस डे को माना जाता है मद्रास का संस्थापक 1639 में। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये किले का नाम याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे स्थित है, मद्रास में स्थित है। 1661 आता है। 1661 में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। जो पुर्तगाली एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन, उनका विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय के, जो कि अंग्रेज राजा थे। तो ये सब काम यूरोप में चल रहा है, वहाँ पे शादी हो गई आपस में, पुर्तगाली और जो अंग्रेज थे उनके बीच एक अच्छा संबंध स्थापित हो गया। तो दहेज में इन्हें बम्बई मिला, अंग्रेज़ों को दहेज में बम्बई मिला था 1661 में विवाह के बाद। उसके बाद 1661 में विवाह के बाद मुंबई मिल गया। तो 1668 में आके कुछ साल के बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। चार्ल्स द्वितीय ने जो बम्बई मिला था उसको 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करते बम्बई का, तो कंपनी को उसे सौंप दिया। अब बम्बई का संस्थापक किसे कहा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गेराल्ड ओंगियार को कहा जाता है, क्योंकि इसने बम्बई के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया था। पहला गवर्नर बना था ये बम्बई का, प्रेसिडेंसी का, इसलिए इसे बम्बई का संस्थापक कहा जाता है। आगे बात करते हैं। शाहजहां के द्वारा कुछ दिन बाद शाहजहां के द्वारा बंगाल में सीमित व्यापार की अंग्रेज़ों को अनुमति मिली। अभी बंगाल में इनका एक्सेस नहीं था, थोड़ी थोड़ी अनुमति मिलने लगी, क्योंकि यहाँ पे एक इनकी बेटी थी, शाहजहां की बेटी थी जहां आरा, उसका इलाज किया था कोई अंग्रेज़ ने जाके, तो खुश होकर शाहजहां ने थोड़ी अनुमति देती थी बंगाल में व्यापार करने की। आगे बात करते हैं। शाह शुजा जो कि बंगाल का सूबेदार था, मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया था, उसने वार्षिक 3000 रुपये के बदले विशेष व्यापार की अनुमति अंग्रेज़ों को दे दी थी शाह शुजा ने। अब अगला जो मुगल सम्राट बनता है वो औरंगजेब बनता है। औरंगजेब और अंग्रेज़ों की भिड़ंत हो गई थी 1686 में। जो अंग्रेज़ थे ये बंगाल में अपना बहुत ज़्यादा प्रभुत्व जमाने लगे थे, घूसखोरी ज़्यादा करने लगे थे, इसलिए औरंगजेब गुस्सा हो गया था और सभी अंग्रेज़ों को बंगाल से निकाल के फुल्टा द्वीप भेज दिया था। हुगली के किनारे एक द्वीप था, वहाँ पर सभी अंग्रेज़ों को भगा दिया था, जहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज़ों की मृत्यु भी हो गई, वहाँ बहुत बीमारियाँ वगैरह फैल गई थी। तो ये बात है 1686 की। तो पूछा जा सकता है किस मुगल सम्राट से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को भगाया था, तो औरंगजेब ने भगाया था। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जॉब चार्नक एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज अधिकारी था। इसके नेतृत्व में बंगाल के सूबेदार से 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी। वो कौन कौन से 3 गांव थे पूछा जा सकता है, तो सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता, सब तीनों बंगाल में ही स्थित है। सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता ये किसने प्राप्त किए थे, तो जॉब चार्नक ने प्राप्त किए थे। इसने जाके एक सामंजस्य बिठाया था, जो मुगलों से लड़ाई हो गई थी अंग्रेज़ों की, उसमें इसने जो है मध्यस्थता का काम किया था जॉब चार्नक ने। आगे यहाँ पर बात करते हैं अंग्रेज़ों से, औरंगजेब से जाके इसने बातचीत वगैरह की थी। यही तीनों गांव सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता को मिलाकर जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। तो पूछा जा सकता है कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो जॉब चार्नक था। 1690 में इसने कलकत्ता बनाया था। आगे बात करते हैं। बाद में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम बना। फोर्ट विलियम बना कहाँ पे, कलकत्ता में। इससे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज बना था, जो कि मद्रास में बना था, उसको बनाने वाले थे फ्रांसिस डे। अब यहाँ पे कलकत्ता में जो चीज़ बनी जॉब चार्नक, यहाँ पे जो कलकत्ता के संस्थापक हैं वो है जॉब चार्नक। यहाँ पे जो फोर्ट बना है उसका नाम है फोर्ट विलियम। ये बना था सन 1700 में।
फोर्ट विलियम बना सन 1700 में। अब आता है शाही फरमान का नंबर। शाही फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ था? तो 1717 में प्राप्त हुआ था। कौन से मुगल सम्राट से प्राप्त हुआ था? तो फर्रुखसियर से प्राप्त हुआ था। अब फर्रुखसियर एक बार बीमार था तो किसी अंग्रेज ने इलाज कर दिया था, जिससे खुश होकर फर्रुखसियर ने ये शाही फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए। और ये जो फरमान लेने वाले व्यक्ति थे वो थे जॉन सरमैन। जॉन सरमैन के नेतृत्व में ही अंग्रेजों को ये फरमान प्राप्त हुआ था फर्रुखसियर से, और इसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इससे बहुत सारी सफलता मिलती है अंग्रेजों को। एक मतलब पूरी तरह से हर जगह व्यापार मुक्त हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। प्रमुख यहाँ पे देख लेते हैं। कलकत्ता के आसपास जितना क्षेत्र था वहाँ पे वसूली करने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई। 10,000 रुपये वार्षिक के बदले में सभी करों से मुक्त हो गए। सूरत में भी बिना शुल्क के ये मुक्त व्यापार करते थे। बंगाल में भी मुक्त व्यापार करने लगे। और बम्बई में अंग्रेजों के द्वारा जो सिक्के ढाले जाते थे, मुगल साम्राज्य में हर जगह वो सिक्के मान्य कर दिए गए, वैध कर दिए गए। तो बम्बई के ढाले सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैध हो गए। तो ये सभी चीज़ें बहुत प्रमुख चीज़ें हुई थी जो अंग्रेजों को प्राप्त हुई शाही फरमान के द्वारा। 1717 में फर्रुखसियर ने जारी किया था ये फरमान। आगे बात करते हैं। एक युद्ध है वेदरा का युद्ध। 1759 में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। तो पूछा जा सकता है किसको किसको कब पराजित किया? तो वेदरा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। 1759 में हुआ था। अंग्रेजों ने डचों को हराया था। उसके बाद फ्रांसीसियों को कब हराया अंग्रेजों ने? तो कर्नाटक के युद्ध के दौरान 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कौन कौन से देख लेते हैं। तो कर्नाटक का पहला युद्ध जो हुआ था ये 1746 से 48 के बीच में हुआ था। तीनों कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ही हुए थे। पहला वाला 86 से लेकर 48 तक हुआ, 46 से लेकर 48 तक हुआ था। इसमें एक संधि हुई थी बाद में 48 में जाके, एक्स ला शैपेल की संधि। तो पूछा जा सकता है कि पहले युद्ध में, कर्नाटक के पहले युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो एक्स ला शैपेल की संधि हुई, जो कि 1748 में हुई थी। उसके बाद इसी युद्ध के दौरान, पहले युद्ध के दौरान ही एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम है सेंट थोम का युद्ध। तो सेंट थोम का युद्ध अलग से पूछा जाता है किस सन में हुआ है? तो ये हुआ था 1748 में। 1748 में हुआ था सेंट थोम का युद्ध, और ये कर्नाटक के पहले युद्ध के अंतर्गत ही आता है। फिर दूसरा युद्ध हुआ कर्नाटक का, जो कि 1749 से 1754 तक चला था। इसमें बाद में जो संधि हुई उसका नाम है पौंडीचेरी की संधि। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें पौंडीचेरी की संधि हुई। पहले में एक्स ला शैपेल हुई, दूसरे में पौंडीचेरी की संधि हुई। और इसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान एक और युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था अलग से पूछा जा सकता है। 1749 में ये लड़ा गया था। आगे तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध है ये 1756 से लेकर 1763 तक चला था। इसमें बाद में जो संधि हुई उसका नाम है पेरिस की संधि। पहले में एक्स ला शैपेल, दूसरे में पौंडीचेरी, तीसरे में पेरिस की संधि। और इस युद्ध के दौरान, तीसरे जो कर्नाटक युद्ध था इसके दौरान लास्ट में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। ये एक तरह का निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों से पूरी तरह से हार गए थे। आगे बात करते हैं, ये सभी चीज़ याद रखनी है। एक हुआ था प्लासी का युद्ध जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था जो कि बंगाल का नवाब था। तो अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और इसमें अंग्रेजों की जीत ना होती लेकिन सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात हो गया था। इसी के सेनापति लोग जो थे वो विश्वासघात कर दिए सिराजुद्दौला के साथ। इस तरह से हार गए अंग्रेजों से, जाके ये लोग मिल गए थे। इनमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? तो मीर जाफर, यार लतीफ़ और रायदुल्लभ। मीर जाफर, यार लतीफ़ और रायदुल्लभ जो था ये तीनों जाके अंग्रेजों से मिल गए। इस तरह से सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में 1757 में हार हो गई थी। तो ये एक तरह से निर्णायक युद्ध था कि बंगाल के नवाब जो हैं अंग्रेजों से श्रेष्ठ नहीं है, ये इसमें निर्णय हो गया था। अगला जो युद्ध आता है वो आता है बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध ने पूरी तरह से निर्णय कर दिया था कि अंग्रेज भारत में सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके बराबर कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे किसी ने ना धोखा दिया किसी को, किसी नवाब को, किसी सेनापति ने धोखा नहीं दिया। पूरी तरह से अंग्रेज इसमें विजयी रहे थे। निर्णायक युद्ध ये साबित हुआ। अंग्रेजी सेना की तरफ से इसमें हेक्टर मुनरो लड़ रहा था जो सेनापति था अंग्रेजों का। इसके अलावा 3 लोग यहाँ पे शामिल थे, 3 नवाब इसमें शामिल थे। पहला था सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। दूसरा था मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब रह चुका था। उसके बाद तीसरा था यहाँ पर मुगल सम्राट, जो एक मेल मुगल सम्राट होता है, शाह आलम द्वितीय इसमें शामिल था। तो यहाँ पे सभी मेन व्यक्ति शामिल थे जिसको अंग्रेजों ने हरा दिया था 1764 के बक्सर युद्ध में। तो अगर पूछा जाए निर्णायक युद्ध कौन सा साबित होता है पूरी तरह से, तो 1764 का बक्सर युद्ध। आगे बात करते हैं। अब एक इलाहाबाद की संधि आती है 1765 में, अगले ही साल बक्सर के युद्ध में। तो 2 संधि हुई थी इलाहाबाद की।
पहली संधि 12 अगस्त को हुई थी। ये अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच में हुई थी, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी वाला अधिकार था वो पूरा अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। इसके अलावा बादशाह जो शाह आलम था उसको केवल 26 लाख रुपए दिए गए और उसका कुछ क्षेत्र जैसे कड़ा और मानिकपुर का जो क्षेत्र था वो अवध के कब्जे में था, अवध के नवाब के कब्जे में, वो वापस दिला दिया अंग्रेजों ने बादशाह को। जो मुगल बादशाह था शाह आलम, उसको वापस दिला दिया। इसके अलावा द्वितीय जो संधि थी वो हुई थी 16 अगस्त को। यहाँ पे पहली वाली जो संधि हुई इसमें मुगल बादशाह को केवल दो चीज़ें मिली, 26 लाख रुपए, दूसरा कड़ा मानिकपुर वाला क्षेत्र जो उसका चला गया था अवध के पास वो वापस मिल गया। द्वितीय संधि में 16 अगस्त में ये अंग्रेजों और नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। पहली वाली ये हुई थी मुगल बादशाह के साथ, शाह आलम के साथ। दूसरी वाली जो हुई वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई। इसमें नवाब ने कंपनी को क्षतिपूर्ति का 50 लाख रुपए दिया। मतलब जो नवाब था अवध का, उसने पैसे दिए अंग्रेजों को कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे, तो 50 लाख रुपए इनको देना पड़ा। इसके अलावा नवाब जो है वो अंग्रेजों की सैनिक सहायता लेने को सहमत हो गया। मतलब सहमत होना पड़ा उसको, जो अवध का नवाब था उसको जो सैनिक सहायता थी उसको लेने के लिए एग्री होना पड़ा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे सेना का खर्च होता था, जो लखनऊ में सेना रखी गई, अवध में सेना रखी गई, पूरा खर्च अवध का नवाब ही देता था। तो ये सभी चीज़ें द्वितीय इलाहाबाद संधि में हुई। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे गवर्नर के बारे में पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर हो गया क्लाइव, अब गवर्नर जनरल पूरा पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 में बना था। उसके बाद आते हैं भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी तक हम बंगाल कर रहे थे। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन पहला बना? तो विलियम बेंटिक बना 1833 में। विलियम बेंटिक 1833 में। फिर आता है भारत का अगर पहला वायसराय पूछा जाए, अब गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट खत्म, वायसराय भारत का पहला कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना था 1858 में। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दी हुई है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।